रात के 2 बजे दक्षिण दिल्ली के जोर बाग के एक सफेद टाइलों वाले बाथरूम में खून गाढ़ी लाल बारिश की तरह टपक रहा था, जो नाली में बह रहा था। एक युवा महिला हाथ में आरी लिए खड़ी थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और भावहीन थी। आरी का हर एक खिंचाव मांस को काटता हुआ एक ऐसी कर्कश ध्वनि पैदा कर रहा था जो रोंगटे खड़े कर दे। खून की कच्ची गंध पीछे के बगीचे से पके आमों की मीठी महक के साथ मिल रही थी, जिससे एक ऐसी गंध पैदा हो रही थी जो पेट में उथल-पुथल मचा दे। फर्श पर शरीर के टुकड़े पड़े थे, पारदर्शी प्लास्टिक में लिपटे हुए, मानो वे बाजार से लाए गए मांस के टुकड़े हों। वह महिला घुटनों के बल बैठी और धीरे से फुसफुसाई, अगर मैं उसे जीते जी अपना नहीं बना सकी, तो मैं उसे मरकर भी अपने पास रखूंगी। और बाहर दिल्ली गहरी नींद में सोई हुई थी। किसी को नहीं पता था कि उन ऊंची दीवारों के पीछे एक घिनौने रहस्य को एक पुराने आम के पेड़ की जड़ों के साथ दफनाया जा रहा था। जोरबाग, दक्षिण दिल्ली, अमीरों के इलाके के रूप में जाना जाता है। इसकी सड़कें सुनसान रहती हैं। आलीशान घर ऊंची दीवारों के साथ खड़े हैं। सुरक्षा गार्ड इस तरह गश्त करते हैं, मानो वहां की सुरक्षा अभेद्य हो। लेकिन हकीकत यह है कि कितनी भी ऊंची दीवारें परिवार के काले रहस्यों को नहीं रोक सकती। राज मेहरा का परिवार बाहर से बिल्कुल आदर्श दिखता था। उनका बगीचा एक छोटे से तालाब, एक गज़ेबो और सबसे खास, एक पुराने आम के पेड़ के साथ बहुत बड़ा था। वह पेड़ सीधा खड़ा था, उसकी जड़ें गहरी थी और उसके पत्ते घने थे। हर गर्मी के मौसम में उसके फल टूटकर बिखर जाते थे और हवा मीठी सुगंध से भर जाती थी। बाहर वालों के लिए वह पेड़ सौभाग्य का प्रतीक था, लेकिन इस परिवार की युवा बहू प्रिया शर्मा के लिए वह पेड़ उसकी निराशा का मूक गवाह बनने वाला था। प्रिया 28 साल की, पहले एक 5 स्टार होटल में शेफ थी। वह अपने कुशल हाथों के लिए जानी जाती थी, जो साधारण मसालों को उच्च श्रेणी के व्यंजनों में बदल देते थे। लेकिन मेहरा परिवार के इकलौते बेटे आदित्य मेहरा से शादी के बाद उसने अपना करियर छोड़ दिया। पहले परिवार, फिर काम, आदित्य ने उस समय कहा था, उस मुस्कान के साथ जो उस समय भी प्रिया का दिल पिघलाने में कामयाब रही थी। उसे विश्वास था कि उसका प्यार एक सुखी जीवन की गारंटी होगा। उनकी शादी भव्य थी। दिल्ली का ताज पैलेस होटल मेहमानों से खचाखच भरा था। क्रिस्टल के झूमर चमक रहे थे। 400 मेहमानों ने जाम टकराए। उनकी शादी की तस्वीर अभी भी लिविंग रूम में लगी हुई है। आदित्य की चौड़ी मुस्कान और प्रिया का सफेद गाउन एक सुनहरे फ्रेम में जम गया था। हर कोई सोचता था कि यह जोड़ी आदर्श है। किसी को नहीं पता था कि उस मुस्कान के पीछे एक काला समझौता छिपा था। उनकी शादी प्यार के बारे में नहीं, बल्कि एक व्यापारिक रणनीति थी। आदित्य की कंपनी, मेहरा इंडस्ट्रीज, कभी वित्तीय संकट में फंस गई थी। इसे बचाने के लिए मेहरा परिवार ने प्रिया के परिवार के साथ हाथ मिलाया, जिनका मसालों का एक बड़ा व्यवसाय, शर्मा स्पाइसेज, था। अरबों रुपए का निवेश एक शर्त पर किया गया था, आदित्य को प्रिया से शादी करनी होगी। यह एक ऐसा बंधन था जो शुरू से ही एक पवित्र प्रतिज्ञा के बजाय एक व्यापारिक अनुबंध जैसा था। और प्रिया को यह कभी नहीं बताया गया। वह आदित्य से पूरे दिल से प्यार करती थी, जबकि अपने पति की नज़र में वह सिर्फ एक पुल थी। शादी के शुरुआती दिन अभी भी गर्मजोशी से भरे थे। प्रिया हर रात खाना बनाती, नरम रोगन जोश, ताज़ी दाल मखनी और कुरकुरा शाही पनीर बनाती। आदित्य बस थोड़ी सी तारीफ करता और फिर अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन में व्यस्त हो जाता। प्रिया खुद को शांत करती,
वह परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने में व्यस्त है, लेकिन समय के साथ उसकी व्यस्तता और अजीब होती गई। रातें अक्सर गुरुग्राम के साइबर हब के किसी आलीशान होटल या लाउंज में जैज संगीत के साथ बीतने लगी, या फिर ऐसी व्यापारिक यात्राओं में जिनकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती थी। धोखे के संकेत पत्थर पर पानी की बूंदों की तरह आए, छोटे लेकिन लगातार। किसी अनजान परफ्यूम की महक वाले कपड़े, 2 लोगों के लिए फिल्म के टिकट, दिल्ली के किसी होटल के बिल। प्रिया यह सब चुपचाप एक छोटी सी डायरी में नोट करती रही, जिसका इस्तेमाल वह पहले रेसिपी लिखने के लिए करती थी। वह विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक पत्नी का अंतर्ज्ञान झूठ नहीं बोल सकता था। एक रात तक, जब उसने आदित्य का पीछा किया, किराए की स्कूटी और हेलमेट पहने, उसने अपने पति की काली लग्जरी कार का पीछा मेहरा इंडस्ट्रीज के ऑफिस से लेकर नई दिल्ली के ओबेरॉय होटल तक किया। दूर से उसने आदित्य को एक लाल ड्रेस पहनी महिला का हाथ पकड़े उतरते देखा। रिया कपूर, 25 साल की, सिग्मा विजन में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। वही महिला जिसका जिक्र आदित्य हाल ही में अपनी बातों में अक्सर करने लगा था। प्रिया कांप रही थी। उसके फोन के कैमरे ने आदित्य और रिया को होटल में प्यार से हाथ पकड़े जाते हुए रिकॉर्ड कर लिया। पहला सबूत इकट्ठा हो गया था। उस दिन के बाद वह एक साया बन गई, जो अपने पति के हर कदम का पीछा करती रही, वसंत विहार के किराए के अपार्टमेंट से लेकर दुबई की छोटी यात्राओं तक, जिसके बारे में उसे होटल कन्फर्मेशन ईमेल से पता चला था। हर सबूत वह संभाल कर रखती, तस्वीरें, संदेशों के स्क्रीनशॉट, बिल। लेकिन जब उसने यह सब अपनी सास राधा मेहरा को दिखाया, तो जवाब तीखा था। आदित्य एक व्यस्त आदमी है। सिर्फ इसलिए समस्या मत खड़ी करो क्योंकि तुम जलती हो। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। राज मेहरा ने सिर्फ एक गहरी सांस ली, बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अंत में अपने बेटे का ही पक्ष लिया। प्रिया चुप हो गई, उसका दिल टूट गया था। उसे सिर्फ उसके पति ने ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि उस परिवार ने भी दिया था जिसे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। अगली कई रातें वह आम के पेड़ के नीचे बैठी, नीचे की जमीन को घूरती रही। उसे अपने पिता के शब्द याद आए, अगर आम का पेड़ खूब फल दे तो यह दौलत और खुशी का संकेत है। लेकिन अब, जब भी वह गिरे हुए आमों की मीठी सुगंध महसूस करती, प्रिया को उबकाई आने लगती। रसोई में वह खाना बनाती रही, लेकिन कड़ाही और चाकू के पीछे उसके विचार काले होने लगे थे। उसने इंटरनेट पर नींद की गोलियों की उच्च खुराक के बारे में लेख पढ़े, डिजिटल निशान मिटाने के तरीके खोजे, और यहाँ तक कि अवैध दवाएं बेचने वाले डार्क वेब फोरम में भी शामिल हो गई। यह सब उसने छिपकर किया। जो कभी एक वफादार पत्नी थी, वह धीरे धीरे कुछ और बन रही थी। एक महिला जिसे दर्द, धोखे और बदले की भावना ने खींच लिया था। और उस रात, जब आरी की आवाज ने मांस को चीर दिया, बाथरूम के फर्श पर खून बह गया और आम के पेड़ के नीचे एक रहस्य दफन हो गया, प्रिया जानती थी। वह उस रेखा को पार कर चुकी थी जहां से वापसी संभव नहीं थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन मेहरा परिवार का घर शांत था। केवल लिविंग रूम में दीवार घड़ी की टिक-टिक याद दिला रही थी कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। बाथरूम में प्रिया उस फर्श को देख रही थी जिसे उसने कई बार सफाई के तरल से धोया था। कोई लाल धब्बा नहीं, कोई कच्ची गंध नहीं, बस सफेद टाइलों की एक अत्यधिक साफ चमक। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया, मानो खून से भरा एक नया अध्याय बंद कर रही हो। रसोई में वह एक पेशेवर शेफ की तरह काम कर रही थी, साफ, व्यवस्थित। उसने आदित्य के शरीर के टुकड़ों को उसी प्लास्टिक रैप में लपेटा जिसका इस्तेमाल वह मांस रखने के लिए करती थी। हर टुकड़े पर मटन या
चिकन का लेबल लगाया गया। फिर उसने उन्हें बड़े फ्रीजर में बड़े करीने से व्यवस्थित कर दिया। कुछ भी संदिग्ध नहीं था। जो कोई भी उस फ्रिज को खोलता उसे केवल सामान्य घरेलू खाद्य भंडार ही दिखाई देता। लेकिन प्रिया जानती थी कि शरीर को छिपाना अंत नहीं था। उसे आदित्य के डिजिटल निशान, उसकी कहानी और उसके अस्तित्व को छिपाना था। उसी रात उसने कांपते हुए हाथों से अपने पति का लैपटॉप खोला। उसने डेस्क लैंप जलाया और आदित्य के ईमेल अकाउंट में लॉग इन किया। पासवर्ड आसान था। उसे अपने पति का पैटर्न याद था। उसने एक संदेश लिखना शुरू किया, माफ करना, मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दुबई जाना पड़ रहा है। अभी संपर्क मत करना, मुझे कुछ समय चाहिए। यह ईमेल उसने अपने ससुर, आदित्य के निजी सचिव और यहाँ तक कि एक क्लाइंट को भी भेजा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मानो आदित्य सचमुच चला गया हो। उसने और भी विवरण जोड़े, मैं दुबई मरीना में रुका हूँ। चिंता मत करना, एक मीठा और विश्वसनीय झूठ। प्रिया यही नहीं रुकी। उसने आदित्य का फोन पकड़ा, व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो को दुबई के एक दृश्य से बदल दिया और फिर परिवार के ग्रुप में कुछ छोटे संदेश भेजे, मीटिंग में व्यस्त हूँ, सफलता के लिए प्रार्थना करना। उसके बाद उसने फोन बंद कर दिया और उसे एक बंद दराज में रख दिया। सुबह हो रही थी। बाहर पास के मंदिर से आरती की आवाज गूंज रही थी। पक्षी चहचहाने लगे थे। लिविंग रूम में शादी की तस्वीर अभी भी मुस्कुरा रही थी, मानो मजाक उड़ा रही हो। प्रिया ने पर्दे बंद कर दिए और कुर्सी पर बैठ गई। उसने अभी-अभी एक इंसान को वास्तविक दुनिया से मिटाया था और अब वह उसे आभासी दुनिया से मिटाने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन बीत गए। राज और राधा मेहरा, जो शहर से बाहर एक पारिवारिक यात्रा से लौटे थे, पूछने लगे, आदित्य अभी तक वापस क्यों नहीं आया? प्रिया ने शांति से जवाब दिया, वह अभी भी दुबई में है। कहते हैं कोई अचानक प्रोजेक्ट आ गया। उसने वह नकली ईमेल दिखाया जो उसने खुद लिखा था। राधा ने सिर हिलाया। हालांकि उसके चेहरे पर संदेह था। राज ने सिर्फ एक गहरी सांस ली और मान लिया। लेकिन एक बिन बुलाया मेहमान आ गया। रिया, कैजुअल ड्रेस और बेचैन चेहरे के साथ, दरवाजे पर खड़ी थी। प्रिया, आदित्य कहाँ है? 3 दिन हो गए, उसने मुझसे संपर्क नहीं किया। प्रिया ने उसे तीखी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराई। वह विदेश में है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। रिया निराश दिखी। लेकिन प्रिया ने उसे ऐसे ही नहीं जाने दिया। पहले लंच करोगी? उसने रिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचते हुए कहा। खाने की मेज पर प्रिया ने एक विशेष मांस से बना रोगन जोश परोसा। रिया ने कुछ चम्मच खाए, उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसका स्वाद अजीब है, उसने बुदबुदाया। प्रिया बस मुस्कुराई। शायद इसलिए क्योंकि मैंने एक गुप्त मसाला डाला है। रिया को नहीं पता था कि जो वह खा रही थी, वह वास्तव में उस व्यक्ति का एक हिस्सा था जिसे उसने कभी प्यार किया था। रिया के असहज महसूस करते हुए चले जाने के बाद प्रिया रसोई में बैठी और अपनी काली डायरी में एक वाक्य लिखा, रिया ने इसे चख लिया है, बस दूसरों की बारी का इंतजार है। अगले कुछ दिनों में प्रिया एक धैर्यवान पत्नी की भूमिका निभाने में और भी माहिर हो गई। वह अपने सास-ससुर के लिए खाना बनाती रही, पड़ोसियों पर मुस्कुराती रही और सामान्य रूप से खरीदारी करने जाती रही। किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। लेकिन वह अपने निशान मिटाने में और भी सतर्क हो गई। उसने ब्राउजिंग हिस्ट्री को हटाना सीखा, डेटा वाइप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि उन छोटी-छोटी डायरियों को भी जला दिया जिनमें योजना का विवरण था। लेकिन कितनी भी ऊंची दीवारें सड़न की गंध को नहीं रोक सकती। एक सुबह
राधा मेहरा ने खाना बनाने के लिए फ्रीजर खोला। उसकी नज़र मटन लेबल वाले प्लास्टिक रैप के ढेर पर रुक गई। उसने एक खोला और उसे एक अलग गंध आई। यह ऐसी गंध क्यों दे रहा है? उसने बुदबुदाया। प्रिया तुरंत मुस्कुराते हुए आई। यह आयातित मांस है, माँ जी। इसकी गंध थोड़ी तेज होती है। राधा ने सिर हिलाया, भले ही उसका दिल पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। शहर के दूसरी तरफ रिया को कुछ अजीब लगने लगा था। उसने अपने एक पुलिस मित्र सब इंस्पेक्टर दिनेश नागर को अपनी शंकाएं बताईं। मुझे डर है, दिनेश। वह अब नहीं रहा। दिनेश ने उसकी कहानी नोट की, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी संदेह का बीज बोया जा चुका था। अगली कई रातों में प्रिया को अक्सर बगीचे में बाहर देखा जाता था। वह आम के पेड़ के नीचे देर तक खड़ी रहती। वह जड़ों के नीचे की नरम मिट्टी को छूती, मानो वहां दफन किसी चीज से फुसफुसा रही हो। शांत रहो, मैं हमारे रहस्य की रक्षा करूंगी, उसने धीरे से कहा। दूसरी मंजिल की खिड़की से राधा मेहरा यह देख रही थी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। आदित्य के लापता होने के 10वें दिन राज मेहरा से आखिरकार रहा नहीं गया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरे बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन्होंने कहा। कहता है दुबई गया है, लेकिन उसकी कोई फ्लाइट रिकॉर्ड नहीं है। इस रिपोर्ट ने इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को मामले में शामिल कर दिया। 20 साल के अनुभव वाले उस पुलिस वाले को पता था कि जो चीजें बहुत साफ सुथरी दिखती हैं, वे अक्सर बड़े झूठ छिपाती हैं। जब पुलिस पहली बार जोर बाग के घर आई, तो प्रिया ने एक विनम्र मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। अंदर आइए, सर। मैं भी चिंतित हूँ। लिविंग रूम साफ सुथरा लग रहा था। रसोई साफ, बाथरूम चमक रहा था। खून का कोई धब्बा नहीं, कोई जंग लगा चाकू नहीं। सब कुछ निष्फल था, बहुत ज्यादा निष्फल। इंस्पेक्टर अर्जुन ने चारों ओर देखा, धीरे से सिर हिलाया। मन ही मन उसने कहा, यह घर किसी के खोने के लिए बहुत शांत है। और पीछे के बगीचे में आम का पेड़ शान से खड़ा रहा, मानो दिल्ली की उस रात से भी गहरा कोई रहस्य छिपा रहा हो। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह कोई साधारण पुलिस वाले नहीं थे। उनके बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी तेज थीं। 20 साल तक हत्या के मामलों को संभालने ने उन्हें एक सच्ची मुस्कान और एक बनावटी मुस्कान के बीच अंतर करना सिखा दिया था। और जब से वह पहली बार प्रिया शर्मा से मिले थे, वह जानते थे कि कुछ असंतुलित है। आपका पति दुबई गया है, श्रीमती शर्मा? अर्जुन ने लिविंग रूम में बैठते हुए पूछा। प्रिया ने विनम्रता से सिर हिलाया। हाँ, सर। एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उसने खुद ईमेल भेजा था। शायद आप देख सकते हैं। उसने आदित्य का लैपटॉप सौंप दिया, जिसमें वह संदेश दिखाया गया था जिसे उसने खुद बनाया था। अर्जुन ने धीरे धीरे पढ़ा, उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। ईमेल बहुत छोटा था, बहुत साफ सुथरा। आम तौर पर जल्दी में लोग टाइप करते हैं। कोई टाइपो या अजीब विराम चिन्ह होता है, उसने बुदबुदाया। प्रिया मुस्कुराती रही, मानो उसे मतलब समझ न आया हो। घर की शुरुआती जांच में कुछ भी नहीं मिला। बाथरूम चमक रहा था, रसोई साफ थी, फ्रिज करीने से लेबल वाले भोजन से भरा था। ऐसा लग रहा था मानो घर का प्रदर्शन किया जा रहा हो, न कि उसमें रहा जा रहा हो। लेकिन अर्जुन के लिए पूर्णता ही खतरे का संकेत थी। सामान्य लोग इतने साफ नहीं होते, उसने अपने एक साथी से फुसफुसाया। अगले दिन पुलिस की टीम ने यात्रा डेटा की जांच शुरू की। पिछले 2 हफ्तों में दुबई जाने वाले यात्रियों की सूची में आदित्य मेहरा का कोई नाम नहीं था। कोई आप्रवासन रिकॉर्ड नहीं,
विदेश में कोई क्रेडिट कार्ड लेन देन नहीं। सब कुछ 12 अगस्त से रुका हुआ लग रहा था। अर्जुन फिर से परिवार से मिला। राज मेहरा ने थके हुए चेहरे से कहा, शायद आदित्य जानबूझकर चुपचाप गया है, सर। उसने कहा था कि उसका कारोबार मुश्किल में है। राधा मेहरा ने जल्दी से जोड़ा, मेरा बेटा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। उसे बदनाम मत करो। उसकी आवाज तेज थी, लेकिन उसकी आंखें घबराहट में झपक रही थी। प्रिया शांति से चाय बना रही थी। शायद उसने नकद का इस्तेमाल किया हो। मैं भी उलझन में हूँ, सर। उसके वाक्य शांत थे, लेकिन चीनी डालते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। अर्जुन ने उस विवरण को नजरअंदाज नहीं किया। इस बीच रिया चुप नहीं रही। वह पुलिस स्टेशन आई और आदित्य के साथ अपने संबंधों की लंबी कहानी सुनाई। उसने प्यार भरे संदेश दिखाए और यहाँ तक कि अरबों रुपए के हस्तांतरण भी जो उसे मिले थे। उसने मुझसे वादा किया था कि वह अपनी पत्नी को मेरे लिए छोड़ देगा, उसने धीरे से कहा। आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने गंभीरता से सुना। अगर ऐसा है तो तुम आखिरी व्यक्ति हो जो उससे अक्सर मिलती थी। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि उसने दुबई जाने की योजना के बारे में कुछ नहीं बताया? रिया ने सिर हिलाया। कुछ नहीं। उसने बस इतना कहा था कि वह उस हफ्ते कुछ निपटाने वाला है। रिया की रिपोर्ट ने अर्जुन को और भी यकीन दिला दिया कि कुछ गलत है। एक गुप्त संबंध, पैसे का लेन देन और फिर अचानक गायब हो जाना। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे थे। 20 अगस्त को अर्जुन ने मेहरा के घर की फिर से जांच करने का फैसला किया। इस बार वह फोरेंसिक टीम लेकर आया। उन्होंने यूवी लाइट से बाथरूम की छानबीन की। सफेद दीवारें साफ रहीं, लेकिन नाली में उन्हें एक असामान्य तरल के धुंधले निशान मिले, जैसे खून जिसे रसायनों के साथ मिलाया गया हो। फोरेंसिक तकनीशियन ने कहा। प्रिया ने जल्दी से बहाना बनाया, ओह, शायद यह उस चिकन से है जिसे मैंने कल काटा था। मैंने उसे ब्लीच से साफ किया था। उसका जवाब सामान्य लग रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखें उसे सामान्य से अधिक देर तक घूरती रहीं। रसोई में एक पुलिस वाले ने फ्रीजर खोला। जमे हुए मांस के दर्जनों पैकेट करीने से रखे हुए थे। सभी पर मटन या चिकन फिलेट का लेबल लगा था। अर्जुन ने एक उठाया, उसे अपनी नाक के पास लाया। कसकर लिपटे होने के बावजूद गंध थोड़ी अजीब थी। आयातित मांस है, सर, प्रिया ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। मैं स्टॉक के लिए बहुत सारा खरीदती हूँ। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस पैकेट को डीएनए जांच के लिए प्रयोगशाला ले जाने को कहा। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि झूठ को जितना लंबा खींचा जाएगा, उसे छिपाना उतना ही मुश्किल होगा। उस रात प्रिया आम के पेड़ के नीचे बैठी। उसने उस अभी भी नरम मिट्टी को देखा, जहां उसने कुछ ऐसा दफनाया था जो कभी नहीं मिलना चाहिए। वह धीरे से फुसफुसाई, शांत रहो, मैं हमारी रक्षा करूंगी। लेकिन दूसरी मंजिल की खिड़की से राधा मेहरा ने फिर से वह दृश्य देखा। उसका दिल और भी बेचैन हो गया। कुछ दिनों बाद प्रयोगशाला से शुरुआती नतीजे आए। फ्रीजर में जमे मांस की सीधे तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी क्योंकि डीएनए रसायनों से क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि ऐसे संकेत थे कि यह पूरी तरह से जानवर का मांस नहीं था। अर्जुन ने रिपोर्ट को देखा, उसका जबड़ा सख्त हो गया। मुझे पता है हम किसी चीज के करीब पहुंच रहे हैं, उसने कहा। इस बीच एक नया गवाह सामने आया। बिमल शर्मा, प्रिया का पाक दुनिया में पुराना दोस्त। एक कूड़ा बीनने वाले द्वारा पूर्वी दिल्ली में एक बड़े कूड़ेदान में
संदिग्ध प्लास्टिक पैकेट मिलने की सूचना के बाद उसे पुलिस ने बुलाया था। बिमल ने आखिरकार कबूल किया। प्रिया ने एक बार मुझसे आधी रात को कुछ काले प्लास्टिक के पैकेट फेंकने के लिए कहा था। उसने कहा कि यह बचे हुए बासी भोजन का सामान है। मुझे तब तक शक नहीं हुआ जब तक पुलिस नहीं आई। इस कबूलनामे ने जोर बाग के घर का माहौल और भी तनावपूर्ण बना दिया। राज मेहरा का विश्वास डगमगाने लगा, जबकि राधा मेहरा अभी भी इनकार करती रही। यह बदनामी है। मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन रातों को राधा सो नहीं पाती थी। उसे मांस से भरा फ्रीजर, प्रिया के कमरे में मिली छोटी डायरी और बगीचे में अजीब फुसफुसाहटें याद आती रहती थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। हम पिछवाड़े के बगीचे की खुदाई करेंगे, उसने अपनी टीम से कहा। 28 अगस्त की दोपहर पुलिस फावड़े, खोजी कुत्तों और पत्रकारों के कैमरों के साथ आई, जिन्हें एक बड़ी खबर की गंध आने लगी थी। प्रिया बरामदे में खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन वह अभी भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। क्या यह सब करना जरूरी है, सर? उसने पूछा। अर्जुन ने उसे ठंडी नजरों से देखा। अगर कुछ गलत नहीं है तो डरने की क्या बात है? आम के पेड़ के नीचे की जमीन खोदी जाने लगी। परत दर परत खुल रही थी। धीरे धीरे एक सड़ी हुई गंध फैलने लगी। पुलिस वालों ने अपनी नाक ढक ली, जबकि पत्रकार घबराहट में फुसफुसाने लगे। और जब फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया, न कि पत्थर न ही जड़, तो माहौल अचानक शांत हो गया। अर्जुन पास आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि यह क्षण निर्णायक होगा। आखिरी फावड़े ने नम मिट्टी को उठाया जो पुराने आम के पेड़ की जड़ों से मिली हुई थी। खोजी कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उनके पंजे जमीन को इस तरह खुरच रहे थे मानो उन्हें कुछ ऐसा मिल गया हो जो वहां नहीं होना चाहिए था। खुदाई कर रहे पुलिसकर्मी अचानक चुप हो गए। फावड़े का सिरा किसी सख्त, चिकनी और ऐसी चीज से टकराया जिसका आकार पत्थर के लिए बहुत गोल था। सर, लगता है यह एक खोपड़ी है, टीम के एक सदस्य ने कांपती आवाज में कहा। इंस्पेक्टर अर्जुन आगे बढ़े, झुके और दस्ताने पहनकर उन्होंने मिट्टी हटाई। एक भयानक चीज सतह पर आई। एक इंसानी सिर, जिसकी आंखें अभी भी खुली थी और खालीपन से आकाश को घूर रही थी, मानो कोई चेतावनी देना चाहती हो। एक तीखी सड़ी हुई गंध उठी, जिससे कुछ पुलिसकर्मी मुंह ढंककर पीछे हट गए। प्रिया बरामदे में खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ रखा था, शांत रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थी। राज मेहरा कुर्सी पर गिर पड़े, जबकि राधा मेहरा फूट फूट कर रोने लगी। यह आदित्य नहीं है। यह आदित्य नहीं हो सकता। अर्जुन सीधा खड़ा हुआ और सीधे प्रिया की ओर देखा। श्रीमती शर्मा, हमें आपसे पूछताछ के लिए स्टेशन चलना होगा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। पुलिस ने खुदाई जारी रखी। सिर से ज्यादा दूर नहीं, उन्हें एक छोटा धातु का बक्सा मिला। बक्सा साथ में दफनाया गया था, प्लास्टिक के कपड़े में लिपटा हुआ। जब उसे खोला गया तो अंदर एक मुड़ातुड़ा कागज का टुकड़ा था, जिस पर एक महिला की स्पष्ट लिखावट थी। अर्जुन ने धीमी आवाज में पढ़ा, आदित्य, तुमने मुझे धोखा दिया। यह कीमत है जो तुम्हें चुकानी पड़ी। लेकिन जान लो, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। वे सब तुम्हारे पीछे आएंगे। माहौल शांत हो गया। पुलिसकर्मी एक दूसरे को खौफ और यकीन के साथ देखने लगे कि वे सिर्फ एक गुमशुदगी के मामले का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक योजनाबद्ध और क्रूर हत्या का सामना कर रहे हैं।
खोज की खबर तुरंत फैल गई। जोर बाग के गेट के बाहर इंतजार कर रहे पत्रकार कैमरों के साथ टूट पड़े। उस रात की समाचार सुर्खियों में पत्नी, हत्या और आम का पेड़ जैसे शब्द भरे हुए थे। जो पड़ोसी आम तौर पर मेहरा परिवार को सामाजिक कार्यक्रमों में मुस्कुराते हुए देखते थे, अब फुसफुसा रहे थे। पता चला कि उस दीवार के पीछे एक नरक था। पुलिस स्टेशन में प्रिया पूछताछ कक्ष में बैठी थी। सफेद नियॉन लाइट उसके पीले चेहरे को रोशन कर रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसे गहराई से देखा। प्रिया, हमें तुम्हारे पति का सिर आम के पेड़ के नीचे दफन मिला। तुम्हारी लिखावट में एक पत्र भी मिला है। कुछ समझाना चाहोगी? प्रिया देर तक चुप रही। उसके होंठ सूखे थे, आंखों में आंसू थे। फिर धीरे धीरे उसने कहा, अगर मैं उसे जीते जी अपना नहीं बना सकी, तो मैं उसे मरकर अपना बनाऊंगी। उसकी आवाज सपाट थी, मानो यह वाक्य उसने अपने मन में कई बार दोहराया हो। अर्जुन आगे झुका। क्यों? तुम्हें ऐसा करने पर किसने मजबूर किया? प्रिया के गालों पर आंसू बह निकले। क्योंकि सबने मुझसे झूठ बोला। आदित्य, उसका परिवार, यहाँ तक कि हमारी शादी भी। उन्होंने मुझे सिर्फ एक उपकरण के रूप में देखा, एक इंसान के रूप में नहीं। मैंने उससे ईमानदारी से प्यार किया, लेकिन उसने अपना दिल किसी और महिला को दे दिया। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस कबूलनामे ने पूछताछ कक्ष के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। नोट ले रहा युवा पुलिसकर्मी एक पल के लिए लिखना भूल गया। अर्जुन जानता था कि प्रिया सिर्फ एक ठंडे दिमाग वाली अपराधी नहीं थी। वह धोखे की शिकार और दर्द से पैदा हुए एक राक्षस का मिश्रण थी। इस बीच फोरेंसिक लैब में फ्रीजर से जमे हुए मांस के विश्लेषण के परिणाम आने लगे। डीएनए आदित्य से मेल खाता था। कुछ टुकड़े स्पष्ट रूप से मानव ऊतक थे, भले ही परिणामों को अस्पष्ट करने के लिए उन्हें रसायनों से उपचारित किया गया था। इस खोज ने सबूतों को और मजबूत कर दिया। यही नहीं, आदित्य के डिजिटल रिकॉर्ड की जांच ने एक और रहस्य खोला। रिया और एक छायादार व्यवसायी विक्रम सिंघानिया के खाते में अरबों रुपए का हस्तांतरण वास्तव में परामर्श शुल्क के रूप में छिपाया गया था। बैंक जांच से पता चला कि गुरुग्राम में एक लक्जरी अपार्टमेंट और रियल एस्टेट परियोजना के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। आदित्य न केवल धोखा दे रहा था, बल्कि वह एक वित्तीय आपराधिक नेटवर्क में भी फंसा हुआ था। तो मकसद सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि पैसा भी था, अर्जुन ने बुदबुदाया। जब यह खबर प्रिया तक पहुंची, तो वह धीरे से हंसी। पैसा? मुझे उसके पैसे की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ उसके प्यार की परवाह थी। लेकिन पता चला कि वह भी नकली था। राज मेहरा, जिन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, टूटे हुए लग रहे थे। उन्होंने सिर झुका लिया। उनके आंसू गिर रहे थे। काश मैंने उस शादी के लिए जोर नहीं दिया होता, तो शायद यह सब नहीं होता। राधा मेहरा अभी भी इनकार करने की कोशिश कर रही थी, बार बार कह रही थी, प्रिया को फंसाया गया है। आदित्य जरूर अभी भी जीवित है, लेकिन सबूत इनकार करने के लिए बहुत मजबूत थे। यह मामला तब आधिकारिक तौर पर एक योजनाबद्ध हत्या के रूप में घोषित किया गया। मीडिया ने इसे जोर बाग का आम का पेड़ हत्याकांड नाम दिया। इसके हर विवरण के लिए संपादकीय कार्यालयों में होड़ मच गई। कैसे एक पत्नी ने पूरी तरह से निशान मिटा दिए? कैसे शरीर के टुकड़ों को फ्रीजर में रखा गया? कैसे सिर को उस आम के पेड़ के नीचे दफनाया गया जिसे कभी समृद्धि का प्रतीक माना जाता था? उस रात लंबी पूछताछ के बाद प्रिया को एक हिरासत कक्ष में डाल दिया गया। वह सेल के एक कोने में बैठी अपने घुटनों को गले लगा रही थी।
उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी जो रोंगटे खड़े कर रही थी। वह धीरे धीरे फुसफुसाई, लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में, रिया, तुम अभी सुरक्षित नहीं हो। राधा, तुम भी। वे सब आदित्य के पीछे आएंगे। मैं वादा करती हूँ। दूसरे कमरे में अर्जुन एक व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा था जो नोट से भरा था। उसने प्रिया, रिया, आदित्य और विक्रम सिंघानिया की तस्वीरों को देखा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी एक धागा है जिसे हमें खींचना है, और मुझे लगता है कि वह धागा हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो सिर्फ एक घरेलू हत्या से कहीं ज्यादा अंधेरी है। बाहर वह पुराना आम का पेड़ रात की हवा में हिल रहा था। उसके पत्ते सरसरा रहे थे, मानो वे एक ऐसा रहस्य फुसफुसा रहे हों जिसे हर कोई सुनने की हिम्मत नहीं करता। आपराधिक अनुसंधान निदेशालय के बैठक कक्ष में तनाव का माहौल था। एक बड़े व्हाइट बोर्ड पर तस्वीरें चिपकाई गई थी। आदित्य मेहरा, प्रिया शर्मा, रिया कपूर और एक महंगे सूट में एक व्यक्ति जिसका नाम विक्रम सिंघानिया था। लाल रेखाएं उन चेहरों को जोड़ रही थी जो एक मकड़ी का जाला बना रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने विक्रम की तस्वीर की ओर इशारा किया। यह कुंजी है। पैसे का सारा प्रवाह उस पर समाप्त होता है। आदित्य मर चुका हो सकता है, लेकिन उसके पैसे का निशान अभी भी जीवित है। एक युवा अन्वेषक ने एक मोटी फाइल खोली। सर, हमें मेहरा इंडस्ट्रीज से सिग्मा विजन नामक कंपनी में कुछ बड़े लेनदेन मिले हैं, लेकिन वह पैसा तुरंत दुबई में एक फर्जी कंपनी के नाम पर एक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहां से यह विक्रम सिंघानिया के व्यक्तिगत खाते में चला गया। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। और रिया, वह सिर्फ एक बिचौलिया थी। कुछ पैसा उसके खाते में स्थानांतरित किया गया था, शायद उनके रिश्ते को छिपाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी रकम विक्रम के पास गई। उस नाम ने हवा को और भी भारी बना दिया। विक्रम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसे दिल्ली के व्यापारिक हलकों में एक सफल रियल एस्टेट निवेशक के रूप में जाना जाता था, लेकिन पुलिस के लिए उस पर लंबे समय से गुरुग्राम और अन्य पॉश इलाकों में लक्जरी परियोजनाओं के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाने का संदेह था। समस्या यह थी कि हर बार जब कोई जांच होती तो सबूत हमेशा गायब हो जाते, गवाह अचानक चुप हो जाते और मामला नौकरशाही की मेज पर रुक जाता। अगर यह सच है कि आदित्य शामिल था, तो इसका मतलब है कि प्रिया के साथ उसकी शादी मेहरा परिवार से पूंजी खींचने के लिए सिर्फ एक ढाल थी। अर्जुन ने कहा। प्रिया को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया, बिना यह जाने कि क्या हो रहा है, जब तक कि उसे अंत में एहसास नहीं हुआ। इस बीच महिला हिरासत कक्ष में प्रिया चुपचाप दीवार को घूर रही थी। उसका चेहरा पीला था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। डर नहीं, बल्कि एक तरह की संतुष्टि। जब एक अन्वेषक ने उससे विक्रम के बारे में पूछा, तो वह बस हल्की सी मुस्कुराई। तो आखिरकार तुम लोग उस तक पहुंच ही गए। अर्जुन आगे झुका। तुम्हारा क्या मतलब है, प्रिया? तुम विक्रम को जानती हो? प्रिया धीरे से, कड़वाहट से हंसी। जानती हूँ? बेशक। उसी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर आदित्य ने मुझे चुना होता, तो वह अभी भी जीवित होता। लेकिन विक्रम ने उसे पैसे और झूठे वादों के जाल में फंसा लिया। रिया तो सिर्फ एक कठपुतली थी, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारे पास सबूत है? अर्जुन ने पूछा। सबूत? प्रिया ने नीचे देखा और फिर सीधे अर्जुन की आंखों में देखा। तुम लोगों को वह आदित्य के लैपटॉप में पहले ही मिल चुका है। ईमेल, ट्रांसफर, नकली अनुबंध, सब कुछ वहां है। मैंने तो बस कहानी को खून से पूरा किया है,
उसके शब्दों ने रोंगटे खड़े कर दिए। अर्जुन को एहसास हुआ कि प्रिया अब सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक प्रमुख गवाह भी थी जो एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी अंधकारमय था। प्रिया की काली डायरी में, जो उसके कमरे में मिली थी, एक सूची थी: रिया, राधा, राज और अंत में विक्रम। विक्रम के नाम के आगे उसने लिखा था, वह आखिरी है, वह गिरेगा। क्या तुम विक्रम को भी मारने की योजना बना रही थी? अर्जुन ने ठंड से पूछा। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराई और फिर फुसफुसाई, अगर मैं आजाद होती तो वह अब तक मर चुका होता। विक्रम के खिलाफ जांच तेज हो गई। अर्जुन की टीम ने बैंक खातों, रियल एस्टेट कंपनियों और राजनीतिक संबंधों की छानबीन की। धीरे धीरे यह पता चला कि विक्रम वास्तव में एक सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग योजना को नियंत्रित कर रहा था। मेहरा इंडस्ट्रीज से मिला धन तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। फर्जी निर्यातायात कंपनियों और छाया फिनटेक से भी प्रवाह था। लेकिन विक्रम को पकड़ना आसान काम नहीं था। उसके उच्च अधिकारियों, महंगे वकीलों और यहाँ तक कि विभाग के अंदर के लोगों से भी संबंध थे। जांच का हर कदम एक बारूदी सुरंग पर चलने जैसा था। एक रात अर्जुन को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से एक आवाज फुसफुसाई, सर, सावधान रहें। सिंघानिया को मत छुओ अगर तुम तैयार नहीं हो। बहुत से लोग उसकी रक्षा करेंगे। फिर फोन कट गया। अर्जुन ने फोन की स्क्रीन को देखा। उसका जबड़ा सख्त हो गया। अगर उन्हें लगता है कि मुझे डराया जा सकता है, तो वे गलत हैं। मेहरा परिवार के घर पर माहौल और भी खराब हो गया। राज मेहरा अचानक बहुत बूढ़े दिखने लगे, घंटों खिड़की से आम के पेड़ को घूरते रहते। राधा मेहरा, जो पहले अपने बेटे का इतनी सख्ती से बचाव करती थी, अब बस रो सकती थी। मैं गलत थी, राज। मैं अंधी थी। मुझे लगा प्रिया पागल है। पता चला कि हम सबने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। पड़ोसियों ने दूर रहना शुरू कर दिया। अफवाहें फैल गईं कि घर भूतिया है। छोटे बच्चे आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाते, वहां एक सिर है। हिरासत सेल में वापस। प्रिया अपनी उंगली के नाखून से दीवार पर कुछ लिख रही थी। शब्द धुंधले लेकिन स्पष्ट थे, रिया गिरेगी, राधा गिरेगी, और विक्रम, उसका खून आम के पेड़ को सींचेगा। जब अधिकारियों को यह लिखावट मिली, तो उन्होंने तुरंत अर्जुन को सूचित किया। वह आया, दीवार को देखा और फिर प्रिया की ओर मुड़ा। तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिया ने नीचे देखा, उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। मैं इसे पूरा नहीं कर पाई। लेकिन मेरा विश्वास करो, विक्रम को उसका बदला मिलेगा, मेरे हाथों से या किसी और के हाथों से। यह महत्वपूर्ण नहीं है। सजा उसका इंतजार कर रही है। अर्जुन सेल से भारी मन से बाहर निकला। वह एक बात जानता था। यह मामला सिर्फ एक पत्नी द्वारा पति की हत्या का नहीं था। यह एक बड़े नेटवर्क, काले धन और एक ऐसे प्रतिशोध के बारे में था जो प्यार से परे था। और बहुत दूर, विक्रम सिंघानिया एक आलीशान रेस्टोरेंट में बैठा था, रेड वाइन पी रहा था और मुस्कुरा रहा था मानो दुनिया उसके हाथ में हो। उसे नहीं पता था, घेरा कस रहा था और पैसे से छिपाया गया रहस्य जल्द ही उजागर होने वाला था। पुलिस मुख्यालय में तनाव व्याप्त था। जोर बाग का आम का पेड़ मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया था। मीडिया सनसनीखेज शीर्षक लिख रहा था, पत्नी ने की पति की हत्या, रसोई से खून, दौलत और खूनी आम तक का अरबों का राज। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह जानते थे कि उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही है।
लेकिन जितना उन्होंने खोदा उतना ही स्पष्ट हो गया कि यह मामला प्रिया पर खत्म नहीं होता। लाल धागा विक्रम सिंघानिया पर समाप्त होता था। उस दिन अर्जुन विक्रम के कार्यालय में गया। मेगा कुनिनगन के एक शानदार कांच के भवन में भव्य लॉबी, सूट पहने रिसेप्शनिस्ट और महंगी कॉफी की सुगंध। 25वीं मंजिल पर दरवाजा खुला और वहां विक्रम बैठा था। गहरे नीले रंग का सूट, रेशम की टाई और एक हल्की मुस्कान। इंस्पेक्टर अर्जुन, उसने शांति से स्वागत किया। मैंने सुना है आप मेहरा परिवार के बहू के मामले में व्यस्त हैं। बहुत दुख की बात है ना? एक युवा लड़का गायब हो गया, पत्नी तनाव में थी और अंत में एक त्रासदी। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? अर्जुन ने उसे ठंडी नजरों से देखा। हमें मेहरा इंडस्ट्रीज से एक छाया कंपनी में धन का प्रवाह मिला है जो आपके खाते में समाप्त होता है। यह मत कहना कि आप नहीं जानते। विक्रम धीरे से हंसा। इंस्पेक्टर साहब, वह पैसा सिर्फ एक सामान्य निवेश था। व्यापार की दुनिया जटिल है। कभी-कभी आपको कई रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ भी आपराधिक नहीं है। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। फिर वह पीछे झुका और अर्जुन को ऐसे देखा मानो वह एक बच्चे से बात कर रहा हो। मुझे पता है आप एक जिद्दी पुलिस वाले हैं, लेकिन यह मत भूलिए, बहुत से महत्वपूर्ण लोग मेरी परियोजनाओं पर निर्भर हैं। ऐसा न हो कि आपका काम सिर्फ एक परछाई का पीछा करते हुए रुक जाए। अर्जुन ने अपना गुस्सा काबू में रखा। अगर आपको लगता है कि आप पैसे से कानून खरीद सकते हैं, तो आप गलत हैं। विक्रम पास आया और धीरे से फुसफुसाया, गलत, या शायद यही हकीकत है। उस रात जब अर्जुन कार्यालय लौटा तो उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। सिग्मा विजन का एक महत्वपूर्ण गवाह, जो पहले गवाही देने को तैयार था, अचानक अपने बयान से मुकर गया। आधिकारिक कारण, पारिवारिक दबाव। लेकिन अर्जुन जानता था कि इसका मतलब है कि विक्रम का पैसा काम कर चुका था। यही नहीं रुका। विक्रम की संपत्ति के दस्तावेजों को जब्त करने का वारंट, जिस पर उसके वरिष्ठ ने हस्ताक्षर किए थे, अचानक रोक दिया गया। ऊपर से निर्देश हैं, एक प्रशासनिक कर्मचारी ने पीले चेहरे से कहा। अर्जुन ने उस दस्तावेज को देर तक देखा और फिर फुसफुसाया, सब गंदे हैं। दूसरी ओर प्रिया हिरासत कक्ष में बैठी थी। उसे यह जानने के लिए टेलीविजन की जरूरत नहीं थी कि क्या हो रहा है। अधिकारियों की फुसफुसाहट से, दूसरे कैदियों द्वारा तस्करी किए गए अखबारों से वह जानती थी कि विक्रम अभी भी आजाद है। जब अर्जुन उससे मिलने आया तो वह हल्की सी मुस्कुराई। देखो, मैंने कहा था न कि वह बहुत चालाक है। तुम लोग उसे सामान्य तरीके से नहीं गिरा सकते। अर्जुन ने उसे थकी हुई नजरों से देखा। तो फिर मेरी मदद करो। मुझे कुछ ऐसा दो जो रास्ता खोल सके। प्रिया ने नीचे देखा और फिर धीरे से कहा, एक फाइल है। आदित्य उसे एक छोटी, काली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखता था। वह आमतौर पर उसे अपनी काम की दराज में छिपाता था। उस फाइल में मूल लेनदेन के सबूत हैं, न कि वे जिन्हें बदला गया है। अगर तुम लोग उसे ढूंढ लेते हो तो विक्रम भाग नहीं सकता। अर्जुन हैरान था। तुमने यह अब क्यों बताया? प्रिया ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि मैं विक्रम का चेहरा सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह महसूस करे जो मैंने महसूस किया। अगर सिर्फ मैं गिरती हूँ तो यह उचित नहीं है। अर्जुन की टीम ने तुरंत जोर बाग के घर की फिर से तलाशी ली। आदित्य के स्टडी रूम में दराजों को खंगालने और अलमारियों की जांच करने के बाद उन्हें आखिरकार वह धूल भरी छोटी हार्ड डिस्क मिल गई। उसके अंदर दर्जनों ट्रांसफर फाइलें, नकली अनुबंध
और यहाँ तक कि एन्क्रिप्टेड बातचीत भी थी जिसमें विक्रम सिंघानिया का नाम सीधे तौर पर लिया गया था। यह अब सिर्फ एक संदेह नहीं था, यह सबूत था। लेकिन जैसे ही अर्जुन उस सबूत को अदालत में ले जाने की तैयारी कर रहा था, बुरी खबर आई। उस रात पुलिस कार्यालय में महंगे वकीलों का एक समूह मोटी फाइलों के साथ आया। उन्होंने आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत किए। मेहरा इंडस्ट्रीज से प्राप्त सभी डिजिटल सबूत अवैध थे क्योंकि वे उचित कानूनी अनुमति के बिना प्राप्त किए गए थे। अर्जुन लगभग फट पड़ा। तुम लोग सोचते हो कि कानून सिर्फ एक कागजी खेल है। एक वकील ने शांति से जवाब दिया, खेल नहीं, सर। यह प्रक्रिया है। अर्जुन जानता था। एक बार फिर विक्रम कानून की खामियों के साथ खेल रहा था। प्रिया ने यह सब सलाखों के पीछे से सुना, लेकिन निराश होने के बजाय वह हंसी। उसकी हंसी लंबी और खुरदरी थी, जिससे दूसरे कैदी कांप गए। तो फिर मुझे बोलने दो, उसने कहा जब अर्जुन उससे फिर मिलने आया। मुझे अदालत में ले चलो, मुझे सब कुछ खोलने दो। मुझे यह बताने दो कि कैसे आदित्य, रिया और विक्रम ने सबको धोखा दिया। अगर कानून उसे नहीं गिरा सकता, तो मैं अपने शब्दों से गिराऊंगी। अर्जुन ने उसे देर तक देखा। क्या तुम्हें एहसास है? अगर तुम गवाही दोगी, तो तुम और भी क्रूर दिखोगी। प्रिया ने कंधे उचकाए। मुझे पहले ही एक राक्षस माना जा चुका है। क्या फर्क पड़ता है? कम से कम मैं उसे अपने साथ खाई में खींचते हुए गिरूंगी। इस बीच अपने आलीशान पेंटहाउस में विक्रम आराम से बैठा था। उसने अभी-अभी एक उच्च अधिकारी के साथ फोन पर बात खत्म की थी जिसने उसके मामले को सुरक्षित करने का वादा किया था। उसने वाइन पी, एक सिगार जलाई और फिर खुद से कहा, अगर सिर्फ वह बूढ़ा पुलिस वाला लड़ रहा है, तो मुझे डर नहीं है। यह दुनिया उन लोगों की है जिनके पास पैसा है। लेकिन बहुत दूर एक अंधेरे हिरासत कक्ष में प्रिया एक धातु के सिक्के के टुकड़े से दीवार पर एक वाक्य लिख रही थी, विक्रम, तुम हमेशा सुरक्षित नहीं रहोगे। तुम्हारा खून गिरेगा, चाहे मेरे हाथों से या उनके हाथों से, और न जाने क्यों उस रात जोर बाग में तेज हवा चली, जिससे आम के पेड़ के पत्ते ऐसे हिलने लगे मानो फुसफुसा रहे हों। उस सुबह दक्षिण दिल्ली का जिला न्यायालय खचाखच भरा हुआ था। पत्रकार गेट के बाहर धक्का मुक्की कर रहे थे। टेलीविजन कैमरे हर आने जाने वाले पर केंद्रित थे। मीडिया के बैनरों पर सनसनीखेज शीर्षक लिखे थे, जोर बाग का आम का पेड़ मामला, पहली सुनवाई, प्रिया शर्मा, पत्नी, हत्यारिन या शिकार। प्रिया को एक हिरासत वैन में लाया गया। उसके हाथों में हथकड़ियां थी, चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी तेज थीं। बड़े काले चश्मे के पीछे उसने एक हल्की मुस्कान छिपाई। वह जानती थी कि आज का दिन सिर्फ उसके बारे में नहीं था। आज एक मंच था और वह यह सुनिश्चित करने वाली थी कि विक्रम सिंघानिया का नाम भी जल जाए। अदालत कक्ष में सरकारी वकील ने आरोप पढ़े, योजनाबद्ध हत्या, शरीर का विच्छेदन और सबूत मिटाने का प्रयास। हर शब्द गूंज रहा था, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। जूरी सदस्य नोट लेने के लिए नीचे झुके, जबकि दर्शक अपनी सांसें रोके हुए थे। जब प्रिया की बोलने की बारी आई, तो पूरा कमरा शांत हो गया। वह खड़ी हुई, उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे, और फिर एक शांत लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा, हाँ, मैंने आदित्य मेहरा को मारा। मैंने उसके शरीर को काटा। मैंने उसे आम के पेड़ के नीचे दफनाया। लेकिन क्या यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं पागल थी? नहीं, यह इसलिए हुआ क्योंकि मुझे धोखा दिया गया, क्योंकि मुझे एक बड़े खेल में एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया।
एक ऐसा खेल जिसे विक्रम सिंघानिया नाम का कोई व्यक्ति नियंत्रित कर रहा था। कमरा तुरंत गूंज उठा। वह नाम एक बम जैसा था। दर्शकों की सीटों पर कुछ लोग घबराहट में फुसफुसाने लगे। पत्रकार तेजी से टाइप करने के लिए दौड़ पड़े। न्यायाधीश ने जोर से हथौड़ा मारा। शांत। अदालत में शांति बनाए रखें। प्रिया ने जारी रखा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। आदित्य सिर्फ रिया के साथ धोखा नहीं कर रहा था, वह विक्रम के लिए पैसे धोने का एक साधन भी बन गया था। मेरे परिवार को निवेश करने के लिए मजबूर किया गया। मेरी शादी को एक व्यापारिक अनुबंध बना दिया गया। सब कुछ सिर्फ मेहरा इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, जो पहले ही दिवालिया हो चुकी थी। और जब मुझे पता चला कि कोई भी मेरे पक्ष में खड़ा नहीं है, न पति, न सास-ससुर, न ही यह दुनिया, तो मैंने यह रास्ता चुना। दर्शक दीर्घा में। राज मेहरा रोते हुए नीचे झुके। राधा मेहरा ने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। रिया, जिसे एक गवाह के रूप में बुलाया गया था, पीली पड़ गई। सरकारी वकील ने सुनवाई की दिशा को नियंत्रित करने की कोशिश की। माननीय न्यायाधीश, अभियुक्त व्यक्तिगत मामले को एक दूसरे मुद्दे पर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ हत्या पर चर्चा करने के लिए हैं, अवैध व्यापार पर नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन, जो एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में उपस्थित थे, खड़े हुए। माननीय न्यायाधीश, अभियुक्त का बयान वास्तव में प्रासंगिक है। हमारे पास वित्तीय लेनदेन के सबूत हैं, जो विक्रम सिंघानिया की ओर इशारा करते हैं, और यदि आवश्यक हो, तो हम पीड़ित की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायाधीश ने तीखी नजरों से देखा। तो फिर अदालत मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध के संबंध में एक अतिरिक्त जांच शुरू करने का फैसला करती है। उस फैसले का मतलब था कि विक्रम की दुनिया का दरवाजा खुलने लगा था। इमारत के बाहर खबर तुरंत फैल गई। सोशल मीडिया हैशटैग प्रिया शर्मा, विक्रम सिंघानिया, मैंगो ट्री केस से भर गया। जनता की राय बंट गई। कुछ ने प्रिया को एक क्रूर राक्षस कहा, कुछ ने उसे एक भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार बताया। अपने आलीशान पेंटहाउस में विक्रम ने उदास चेहरे से टेलीविजन स्क्रीन को देखा। उसके बाएं हाथ ने वाइन का गिलास पकड़ा था, उसका दाहिना हाथ कांप रहा था। वह औरत, अगर उसे रोका नहीं गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसने तुरंत अपने वकील को फोन किया। कुछ भी करो, मेरा नाम फिर से खबरों में नहीं आना चाहिए। रात में हिरासत कक्ष में प्रिया को एक छोटा सा पत्र मिला जिसे एक अन्य कैदी ने तस्करी कर लाया था। इसमें केवल एक वाक्य था, चुप रहो, वरना तुम्हारे परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रिया ने उसे देर तक पढ़ा और फिर कड़वाहट से मुस्कुराई। विक्रम डरने लगा है। उसने उस पत्र को फाड़ दिया, उसके टुकड़ों को कसकर पकड़ा। मन ही मन उसने कहा, अगर उसने मेरे परिवार को छुआ तो मैं और भी बहुत कुछ बोलूंगी। अगली सुनवाई में रिया को एक गवाह के रूप में बुलाया गया। उसका चेहरा तनावग्रस्त था, उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, मेरे आदित्य के साथ संबंध थे। हाँ, मुझे पैसे मिले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा था। सरकारी वकील ने दबाव डाला। क्या यह सच है कि आप व्यक्तिगत रूप से विक्रम सिंघानिया से मिली थीं? रिया चुप हो गई। उसके आंसू गिर पड़े। हाँ, कई बार। किस लिए? रिया ने अपने होंठ काटे और फिर धीरे से कहा, आदित्य से नकद पैसे देने के लिए। बड़ी रकम। विक्रम ने खुद लिया। कमरा फिर से कोलाहल से भर गया। विक्रम का नाम और भी स्पष्ट रूप से जुड़ गया। न्यायाधीश ने गंभीरता से नोट किया। सुनवाई एक टाइम बम की तरह महसूस हो रही थी, लेकिन दबाव भी बढ़ रहा था।
2 दिन बाद मेहरा इंडस्ट्रीज का एक प्रमुख गवाह एक हाईवे पर एक दुर्घटना में पाया गया। उसकी कार पलट गई, जल गई। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना कहा, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह एक संदेश था। उसने सेल में प्रिया से मुलाकात की। तुम सही थी। विक्रम हर किसी का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह तुम्हारे लिए भी खतरनाक है। अगर वह एक गवाह को मार सकता है, तो वह तुम्हें भी मार सकता है। प्रिया कड़वाहट से मुस्कुराई। तो फिर मुझे मरने से पहले और भी तेजी से बोलना होगा। सुनवाई के तीसरे दिन प्रिया ने एक लंबी गवाही दी। उसने बताया कि कैसे आदित्य को अक्सर विक्रम से एन्क्रिप्टेड संदेशों के माध्यम से सीधे निर्देश मिलते थे, कैसे रिया पैसे की कुरियर बन गई, कैसे उसने खुद अपने पति के लैपटॉप में वे दस्तावेज पाए। न्यायाधीश स्तब्ध लग रहे थे, सरकारी वकील बेचैन था, जबकि विक्रम का वकील, जो अदालत कक्ष में मौजूद था, एक हत्यारे के द्वारा लगाए गए आरोपों को बदनामी कहकर खारिज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रिया ने अपनी गवाही एक ऐसे वाक्य के साथ समाप्त की जिसने पूरे कमरे को चुप करा दिया। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो गुरुग्राम में रियल एस्टेट परियोजना की गहराई से जांच करें। वहां आपको मेरे पति के खून से कहीं ज्यादा गंदा पैसा मिलेगा। उस वाक्य ने आग लगा दी। न्यायाधीश ने एक अतिरिक्त जांच का आदेश दिया। अर्जुन ने प्रिया को प्रशंसा और भय के मिश्रण से देखा। वह औरत वास्तव में पागल थी, लेकिन उसके पागलपन ने एक बड़े अपराध का दरवाजा खोल दिया था। बाहर खबरें और भी सनसनीखेज हो गईं। विक्रम सिंघानिया का नाम अब आधिकारिक तौर पर सुर्खियों में था। विक्रम सिंघानिया मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का संदेह। प्रिया की गवाही ने व्यापार जगत को हिला दिया। और पर्दे के पीछे विक्रम ने जोर से मेज पर मुक्का मारा। अगर अदालत उसे चुप नहीं करा सकती, तो मैं खुद यह काम करूंगा। दिल्ली अफवाहों से उबल रही थी। हर अखबार, हर टेलीविजन स्क्रीन, हर फोन की अधिसूचना एक ही नाम के बारे में बात कर रही थी, विक्रम सिंघानिया। एक सम्मानित व्यवसायी से अब वह एक छायादार स्वामी बन गया था जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग मशीन चलाने का संदेह था। लेकिन विक्रम चुप बैठने वालों में से नहीं था। मेगा कुनिंगन में अपने आलीशान कार्यालय में वह वकीलों और अपने दाहिने हाथ के लोगों से घिरा हुआ बैठा था, जिनके चेहरे कभी मीडिया में नहीं आए थे। अगर पुलिस और मीडिया भौंकते रहे, तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। हमें स्रोत को ही काटना होगा, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। आपका मतलब प्रिया शर्मा से है, सर? एक युवा वकील ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, वह औरत। अगर वह चुप हो जाती है, तो सब कुछ रुक जाएगा। कमरे में कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। वे जानते थे कि यह वाक्य सिर्फ एक कानूनी धमकी नहीं था, यह खत्म करने का एक आदेश था। उस रात लोहे की सलाखों के पीछे प्रिया को कुछ अलग महसूस हुआ। जो 2 गार्ड आमतौर पर ड्यूटी पर होते थे, उन्हें उन अजनबियों से बदल दिया गया था जिन्हें उसने शायद ही कभी देखा था। उनकी निगाहें तेज थी, सामान्य गार्डों जैसी नहीं। उसकी अंतरात्मा चिल्ला उठी, खतरा है। जल्द ही हिरासत ब्लॉक में बिजली अचानक चली गई। गलियारे में शोर सुनाई दिया। दूसरे सेलों के दरवाजे पीटे गए। कैदी चिल्लाए। अंधेरे में भारी कदमों की आहट पास आई। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली और फिर धातु का एक छोटा टुकड़ा पकड़ा जिसे उसने अपने गद्दे के नीचे छिपा रखा था, एक टूटे हुए चम्मच का नुकीला हिस्सा जिसे उसने चुपके से तेज किया था। 2 लोगों की परछाई अंदर आई। उनमें से एक ने फुसफुसाया, जल्दी खत्म करो, इससे पहले कि रोशनी वापस आ जाए। प्रिया चिल्लाने से बचते हुए पीछे की ओर कूदी।
जैसे ही एक खुरदरे हाथ ने उसके बाल पकड़े, उसने उस धातु के टुकड़े को उस आदमी के हाथ में घोंप दिया। एक छोटी सी चीख सुनाई दी। फिर अचानक रोशनी वापस आ गई। इंस्पेक्टर अर्जुन और उनकी टीम गलियारे के अंत में खड़े थे। पिस्तौलें उठी हुई थी। रुक जाओ, वह चिल्लाया। दोनों लोगों ने भागने की कोशिश की लेकिन तुरंत पकड़ लिए गए। उनकी जेब से एक फोल्डिंग चाकू और एक छोटा पत्र मिला। अगली सुनवाई से पहले खत्म करो। अर्जुन ने प्रिया को देखा जो अभी भी कांप रही थी। मुझे शक था कि विक्रम यह तरीका आजमाएगा। तुम्हें विशेष सुरक्षा के साथ एकांत कारावास में स्थानांतरित करना होगा। प्रिया कड़वाहट से हंसी। तो यह सच है। जेल में भी मैं सुरक्षित नहीं हूं। अगले दिन हत्या के प्रयास की खबर मीडिया में लीक हो गई। नए शीर्षक सामने आए। प्रिया की सेल में हत्या का प्रयास, एक छाया नेटवर्क का संदेह। क्या विक्रम सिंघानिया इस निष्पादन प्रयास के पीछे है? जनता का गुस्सा बढ़ गया। राजनीतिक दबाव ने भी पुलिस को तेजी से कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। पुलिस प्रमुख ने विक्रम की जांच के लिए एक विशेष टीम के गठन की घोषणा की। लेकिन विक्रम चुप नहीं बैठा। उसने मीडिया के माध्यम से एक जवाबी हमला किया। उसके वकील टेलीविजन पर दिखाई दिए और कहा, हमारे मुवक्किल का किसी भी आपराधिक मामले से कोई लेना देना नहीं है। सभी आरोप एक क्रूर हत्या की अभियुक्त द्वारा ध्यान भटकाने के लिए हैं, जो एक बलि का बकरा खोज रही है। इसके अलावा विक्रम ने कुछ मीडिया आउटलेट्स को यह खबर चलाने के लिए पैसे दिए कि प्रिया अपनी सजा कम करने के लिए कहानियां गढ़ रही है। जनता का एक हिस्सा भ्रमित होने लगा। असली पीड़ित कौन था? असली अपराधी कौन था? इस बीच रिया डर में जी रही थी। अदालत में गवाही देने के बाद उसे रहस्यमयी फोन कॉल आए। अगर तुमने फिर से मुंह खोला तो अगली तुम होगी। उसकी रातें बुरे सपनों से भरी थी। उसने कई बार अपना आवाज बदला, लेकिन हमेशा महसूस किया कि उस पर नजर रखी जा रही है। अर्जुन को एहसास हुआ कि रिया अगला निशाना है। उसने 2 युवा पुलिसकर्मियों को चुपके से उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया। लेकिन वह जानता था कि विक्रम की आंखें हर जगह हैं। एक गलत कदम और रिया गायब हो सकती है। अपने मुख्यालय में विक्रम ने कुछ और भी चालाकी की योजना बनाई। वह जानता था कि अर्जुन को पैसे से नहीं छुआ जा सकता। इसलिए उसने एक और रणनीति बनाई, अर्जुन को उसके राजनीतिक संपर्कों के माध्यम से फंसाना। उसने व्यवस्था की कि अर्जुन को तटस्थता के आधार पर मामले की टीम से हटा दिया जाए। आदेश पत्र लगभग जारी होने वाला था। यदि यह सफल हो जाता तो जांच धीमी हो जाती और विक्रम अपने निशान साफ कर सकता था। लेकिन अर्जुन तेज था। वह सीधे अपने वरिष्ठ के पास गया, सेल में हत्या के प्रयास का सबूत लेकर। अगर मुझे अभी स्थानांतरित किया जाता है तो इसका मतलब है कि हम माफिया को कानून चलाने दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं पुलिस बल से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं सब कुछ मीडिया के सामने खोल दूंगा। यह धमकी काम कर गई। उसके वरिष्ठ ने चिंतित चेहरे से स्थानांतरण पत्र रद्द कर दिया। ठीक है अर्जुन, तुम इस मामले को संभालो। लेकिन सावधान रहना, तुम्हारा दुश्मन सिर्फ विक्रम नहीं है, बल्कि उसके पीछे के लोग भी हैं। इस बीच प्रिया और भी साहस से बोलने लगी। एकांत कारावास से उसने एक लंबा बयान लिखा जिसे बाद में उसके वकील ने पत्रकारों के सामने पढ़ा। विक्रम सिंघानिया ने सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की, उसने गंदे पैसे और झूठ से कई परिवारों को बर्बाद किया है। अगर आप लोग चुप रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक सड़े हुए पेड़ को शहर के बीच में बढ़ने दे रहे हैं। यह बयान सोशल मीडिया पर फट गया।
#अरेस्ट विक्रम सिंघानिया कई दिनों तक ट्रेंड करता रहा। जनता का दबाव चरम पर पहुंच गया। लेकिन विक्रम चुप नहीं बैठा। उसने एक काले चमड़े की जैकेट पहने एक आदमी को बुलाया, जिसका चेहरा पुराने घावों से भरा था। मैं अब वकीलों या पैसे पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे एक गारंटी चाहिए। सुनिश्चित करो कि प्रिया अगली सुनवाई में कभी शामिल न हो। उस आदमी ने बस सिर हिलाया और फिर दिल्ली की रात में गायब हो गया। शहर के दूसरी तरफ प्रिया एकांत कारावास की छोटी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने खुद से फुसफुसाया, अगर मैं सुनवाई से पहले मर जाती हूँ तो कम से कम मैंने उसका नाम तो गिरा दिया। लेकिन अगर मैं जीवित रहती हूँ तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि वह आदित्य से भी गहरी खाई में गिरे। और बाहर जोर बाग का आम का पेड़ फिर से हवा में हिल रहा था। उसके पत्ते सरसरा रहे थे, मानो वे जड़ों को भिगोने के लिए नए खून का इंतजार कर रहे हों। सितंबर 2023 की शुरुआत। दिल्ली के ऊपर घने बादल छाए हुए थे, मानो शहर के साथ सांस रोके हुए हों। जोर बाग का आम का पेड़ मामले की अगली सुनवाई कल होनी थी। सभी पक्ष जानते थे कि प्रिया की गवाही विक्रम सिंघानिया का भाग्य तय कर सकती है। इसलिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। प्रिया को अदालत के करीब केबायोरन बारू इलाके में एक अस्थायी हिरासत गृह में स्थानांतरित कर दिया गया। उस रात पुलिस कारों का एक काफिला सुदीरमन रोड से गुजरा। सायरन बंद थे, केवल बत्तियां धीरे धीरे चमक रही थी। 2 कारें आगे, बीच में प्रिया को ले जाने वाली एक कार और 2 कारें पीछे सुरक्षा के लिए। इंस्पेक्टर अर्जुन खुद हिरासत वैन की अगली सीट पर बैठे थे। उनकी आंखें लगातार सड़क पर थीं। आज रात कुछ जरूर होगा, उन्होंने बुदबुदाया। और वह सही थे। जब काफिला एक फ्लाईओवर से गुजरा तो अचानक एक ट्रक बीच रास्ते में रुक गया। अंदर से 3 हथियारबंद लोग निकले और सामने की पुलिस कार के टायरों पर गोली चला दी। गोलियों की आवाज ने रात को चीर दिया। कार का शीशा टूटकर बिखर गया। हमला हुआ है, अर्जुन चिल्लाया। पुलिस वाहनों से बाहर निकली और जवाबी फायरिंग की। हाईवे अचानक एक युद्ध के मैदान में बदल गया। गोलियां सनसना रही थी। कारों की लाइटें बेतहाशा चमक रही थी। हिरासत वैन के अंदर प्रिया झुकी हुई थी। उसके कानों में भनभनाहट हो रही थी। उसने खुद से फुसफुसाया, विक्रम आज रात सच में मुझे मारना चाहता है। 2 हथियारबंद लोग हिरासत वैन की ओर भागे, एक लोहे की छड़ से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अर्जुन तैयार था। हाथ में पिस्तौल लिए उसने एक हमलावर के कंधे में गोली मार दी। वह आदमी चिल्लाता हुआ गिर पड़ा। दूसरा ट्रक की ओर भाग गया, एक स्वचालित हथियार से फायरिंग कर रहा था। माहौल अराजक था। हिरासत वैन का ड्राइवर गोली लगने से मारा गया। दूसरे पुलिसकर्मी प्रिया को पिछले दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी, मैडम, पुल के नीचे भागो। प्रिया लड़खड़ाती हुई चली, उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन उसके कदम तेज थे, जीवित रहने की वृत्ति उसे धकेल रही थी। वह पुल के कंक्रीट के नीचे झुकी, जबकि गोलियां उसके पास डामर से टकरा रही थी। अर्जुन उसकी रक्षा करते हुए पीछे दौड़ रहा था। चलते रहो, रुको मत। शहर के दूसरी तरफ हमले की खबर तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से फैल गई। हाईवे पर फंसे ड्राइवरों द्वारा बनाए गए शौकिया वीडियो मिनटों में वायरल हो गए। शीर्षक फैल रहे थे, हिरासत काफिले पर हमला, क्या विक्रम सिंघानिया इस सशस्त्र हमले के पीछे है? जनता में दहशत फैल गई। दिल्ली में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत हाईवे तक पहुंच को बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर तैनात किए गए।
लड़ाई 15 मिनट तक चली लेकिन एक जीवन भर की तरह महसूस हुई। 2 हमलावरों को जिंदा पकड़ लिया गया। एक गोली लगने से मारा गया। उनकी जेब से एक नोट मिला, सुनवाई से पहले खत्म करो। लक्ष्य PS प्रिया शर्मा। प्रिया को जल्दबाजी में एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, एक गुप्त सेफ हाउस। उसकी सांसें अभी भी उखड़ी हुई थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसके डर के पीछे एक छोटी सी आंख थी जो और भी तेज जल रही थी। उसने लाल आंखों से अर्जुन को देखा। तुमने देखा? वह मुझसे ज्यादा डरा हुआ है। अगर मैं मर जाती हूं, तो उसके रहस्य भी मेरे साथ मर जाएंगे। इसीलिए वह घबराया हुआ है। अर्जुन ने उसके कंधे पर थपथपाया। तुम अभी भी जीवित हो, और इसका मतलब है कि हमारे पास अभी भी उसे गिराने का मौका है। अगले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई जारी रही। अदालत की इमारत सशस्त्र पुलिस से घिरी हुई थी। आसपास की सड़कें बंद कर दी गईं। छतों पर स्नाइपर तैनात थे। सभी जानते थे कि पिछली रात की हत्या का प्रयास सिर्फ शुरुआत थी। प्रिया बुलेट प्रूफ जैकेट पहने अदालत कक्ष में दाखिल हुई। 4 पुलिसकर्मियों द्वारा पहरा दिया जा रहा था। कमरा शांत था। सभी की निगाहें उस पर थी। न्यायाधीश ने सुनवाई शुरू की। आज हम अवैध वित्तीय नेटवर्क के संबंध में अभियुक्त प्रिया शर्मा से अतिरिक्त गवाही सुनेंगे। प्रिया खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। कल रात मुझे लगभग गोली मार दी गई थी। यह इस बात का सबूत है कि मैं जो कहने जा रही हूं वह बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर मैं चुप रहती हूं तो आदित्य का खून व्यर्थ हो जाएगा और विक्रम जैसे लोग आजाद घूमते रहेंगे। उसने सीधे आगे देखा। मैं कसम खाती हूं कि सभी लेनदेन के सबूत मौजूद हैं। फर्जी कंपनियां, विदेशी खाते, सब एक ही नाम पर खत्म होते हैं, विक्रम सिंघानिया। वह एक व्यवसायी नहीं है, वह एक अपराधी है। और अगर आप लोग उसे आजाद घूमने देते हैं तो मेरा खून व्यर्थ जाएगा। कमरा गूंज उठा। सरकारी वकील ने सिर हिलाया। न्यायाधीश ने नोट किया। इस बीच दर्शक दीर्घा में रिया सिसक रही थी। वह जानती थी कि उसकी जान भी खतरे में है। अपने मुख्यालय में विक्रम टेलीविजन पर सुनवाई का सीधा प्रसारण देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने दीवार पर वाइन का गिलास फेंक दिया। तो फिर हमें आखिरी तरीका अपनाना होगा। अब और आधा अधूरा काम नहीं। अगर वह अगली सुनवाई में भी बोलती है तो मैं खुद सुनिश्चित करूंगा कि वह जिंदा बाहर न निकले। चमड़े की जैकेट वाला आदमी, जो जेल में असफल हो गया था, अब फिर से उसके सामने खड़ा था। इस बार एक क्रूर मुस्कान के साथ। चिंता मत कीजिए, सर। इस बार मैं असफल नहीं होऊंगा। उस रात सेफ हाउस में प्रिया सो नहीं सकी। रात की हवा एक छोटी सी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने उस आखिरी डायरी में लिखा जो उसने अर्जुन से मांगी थी। अगर मैं कल मर जाती हूं तो सबको पता चले कि सिर्फ मैं ही दोषी नहीं हूं। मैं तो बस एक छोटी सी चिंगारी हूं। बड़ी आग का नाम विक्रम सिंघानिया है। उसने किताब बंद की और अंधेरे आकाश को देखा। सेफ हाउस के बगीचे में एक आम का पेड़ हिल रहा था, मानो जोर बाग के पेड़ की छाया भी उस पर नजर रख रही हो। और बहुत दूर दिल्ली में कोई आखिरी गोली तैयार कर रहा था। सुनवाई के आखिरी दिन दिल्ली एक ऐसे शहर की तरह महसूस हो रही थी जिसने अपनी सांस रोक रखी हो। अदालत की ओर जाने वाली सड़क पर कड़ी सुरक्षा थी। बख्तरबंद गाड़ियां गेट पर खड़ी थी।
हर कोने पर पूरी तरह से सशस्त्र पुलिस तैनात थी। आसमान में हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे थे। सभी जानते थे कि यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, बल्कि कानून और माफिया के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। प्रिया को सुबह होने से पहले सेफ हाउस से बाहर लाया गया। उसके शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी निगाहें कठोर थीं। उसके बगल में इंस्पेक्टर अर्जुन तेजी से चल रहे थे। उनका हाथ कभी भी अपनी पिस्तौल से दूर नहीं था। आज जो कुछ भी हो, बोलना बंद मत करना, अर्जुन ने धीरे से कहा। प्रिया ने सिर हिलाया। अगर मैं चुप हो जाती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं हार गई। अदालत कक्ष में माहौल तनावपूर्ण था। न्यायाधीश ने हथौड़ा मारकर सुनवाई शुरू की। सरकारी वकील सबूतों के ढेर के साथ तैयार था। विक्रम का वकील एक अहंकारी चेहरे के साथ मौजूद था। दर्शक दीर्घा में रिया डर से नीचे झुकी हुई थी और बाहर दर्जनों पत्रकार धक्का मुक्की कर रहे थे। प्रिया खड़ी हुई और अपनी आखिरी डायरी का पन्ना खोला। उसकी आवाज स्पष्ट थी। हर शब्द चुभ रहा था। सारे सबूत आपके हाथों में हैं। मनी ट्रांसफर, नकली अनुबंध, छाया कंपनियां, सब कुछ एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है, विक्रम सिंघानिया। मैं सिर्फ एक पत्नी थी जिसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज रात मैं एक गवाह बनना चुनती हूँ। खुद को बचाने के लिए नहीं, मैं पहले ही नष्ट हो चुकी हूँ, बल्कि उस सड़े हुए पेड़ को और बड़ा होने से रोकने के लिए। न्यायाधीश ने सिर हिलाया। सुनवाई आगे बढ़ी। सरकारी वकील ने आदित्य की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से डिजिटल सबूत पेश करना शुरू किया। सब कुछ प्रिया के बयान की पुष्टि कर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय अदालत के पिछले दरवाजे अचानक जोर से खुले। चमड़े की जैकेट पहने एक आदमी हाथ में पिस्तौल लिए अंदर घुसा। चीखों की आवाज गूंज उठी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने बेतरतीब गोलियां चलाईं। उसे अभी साफ कर दो, वह चिल्लाया। यह विक्रम का हत्यारा था। गोलियां लकड़ी की मेज से टकराईं। खिड़की का शीशा टूट गया। रिया फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दर्शक जमीन पर लेट गए। अर्जुन ने तुरंत प्रिया को फर्श पर खींचा और जवाबी फायरिंग की। अदालत कक्ष में अफरातफरी मच गई। वह आदमी पुलिस की कतार को तोड़ने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वह पास आ पाता, अर्जुन की एक गोली उसके सीने में लगी। वह आदमी गिर पड़ा। उसका मुंह अभी भी गुर्रा रहा था और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। कमरे में बारूद की गंध भर गई। न्यायाधीश चुप थे। उनका चेहरा पीला था। सरकारी वकील लगभग अवाक था। और उस अराजकता के बीच प्रिया फिर से खड़ी हो गई। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। तुमने देखा? अदालत कक्ष में भी वे मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विक्रम डरा हुआ है, सच्चाई से डरा हुआ है। पूरा कमरा चुप हो गया। उसके शब्द गोलियों से भी ज्यादा तीखे गूंजे। उस दोपहर पुलिस ने आखिरकार तेजी से कार्रवाई की। डिजिटल सबूत, प्रिया की गवाही और अदालत कक्ष में हत्या के प्रयास के साथ विक्रम सिंघानिया की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। एक विशेष टीम ने मेगा कुनिनगन में उसके आलीशान पेंटहाउस पर धावा बोल दिया। लेकिन विक्रम ने विरोध नहीं किया। वह एक चमड़े की कुर्सी पर बैठा था, एक सिगार जला रहा था और ठंड से मुस्कुरा रहा था। आखिरकार आ ही गए। मुझे लगा था कि तुम लोगों को और समय लगेगा। उसे हथकड़ी लगाई गई और पत्रकारों के कैमरों के सामने बाहर लाया गया।
दुनिया ने छाया के राजा को गिरते हुए देखा। अगले हफ्तों में मुकदमा चलता रहा। प्रिया पर अभी भी एक योजनाबद्ध हत्या के रूप में मुकदमा चलाया गया। इस तथ्य को कोई नहीं मिटा सकता था कि उसने अपने पति को सबसे क्रूर तरीके से खत्म कर दिया था। लेकिन उसकी गवाही ने एक बड़ी श्रृंखला को खोल दिया। विक्रम और उसका नेटवर्क उजागर हो गया। दर्जनों अधिकारी, व्यवसायी और फर्जी कंपनियां भी इसमें घसीटी गईं। जनता बंट गई। कुछ ने प्रिया को एक राक्षस कहकर उसकी निंदा की। कुछ ने उसे माफिया को चुनौती देने की हिम्मत के लिए एक नायिका कहा। फैसले का दिन। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, प्रिया शर्मा को मौत की सजा, विक्रम सिंघानिया को आजीवन कारावास। जब फैसला सुनाया गया तो प्रिया हल्की सी मुस्कुराई। उसने अदालत के पीछे खड़े अर्जुन की ओर देखा। कम से कम मैं व्यर्थ नहीं मरी, उसने फुसफुसाया। कुछ महीने बाद जोर बाग में मेहरा परिवार का घर छोड़ दिया गया। पुराने आम के पेड़ को आखिरकार काट दिया गया। लेकिन आसपास के निवासी अभी भी उस घर से गुजरते समय फुसफुसाते थे। रातों को कभी-कभी पिछवाड़े से आरी की आवाज आती है। मैंने एक बार तेज हवा चलने पर कच्ची गंध महसूस की थी। पेड़ चला गया था, लेकिन उसकी छाया बनी रही। इंस्पेक्टर अर्जुन ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में लिखा, यह मामला साबित करता है कि अपराध कभी अकेला नहीं होता। यह एक धोखा दिए गए प्यार से, आंखें बंद करने वाले एक परिवार से और सब कुछ खरीदने वाले पैसे से बढ़ता है। लेकिन एक बात निश्चित है, सच्चाई हमेशा अपना रास्ता खोज लेती है, भले ही वह खून के माध्यम से हो, भले ही वह मृत्यु के माध्यम से हो। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रिया ने दीवार पर एक आखिरी नोट लिखा, प्यार और नफरत केवल एक पतली रेखा से अलग होते हैं। मैं अंधेरे पक्ष में गिर गई। दूसरों को मेरी तरह गिरने मत देना। यह नोट उसकी फांसी के बाद मिला था। वे शब्द बाद में मीडिया में फैल गए, एक कड़वी चेतावनी बन गए कि प्यार के पीछे एक ऐसी चिंगारी छिपी हो सकती है जो सब कुछ जलाकर राख कर दे।